गुड इवनिंग। एचपी एजुकेशनल टॉक में आपका वेलकम है और हम कर रहे हैं प्रेपरेशन एचपी टीजीटी कमीशन के लिए। ये है फिजिक्स की क्लास नंबर 9th और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एन एनिमल फाइंड विद द 7 मीटर लॉन्ग रोप एंड द कंप्लीट सेमी सर्कल द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट विल बी। सो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक एनिमल है और उसको रोप से बांधा गया है। ठीक है, अब वो जो रोप है वो है 7 मीटर की यहाँ से। अब ये एनिमल क्या कर रहा है कि ग्रेज कर रहा है, तो वो ग्रेज करते 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 यहाँ तक क्या करता है, सेमी सर्कल बनाता है। अब ये जो सेमी सर्कल बना है, इस सेमी सर्कल की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका फुल सर्कल नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है, हाफ सेमी सर्कल बना रहा है। सो हमें पता है कि कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना रहता है, 2πr रहता है। सो यहाँ पर हाफ सर्कल है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज़ πr। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7 और जो डिस्टेंस है रोप का वो कितना है 7। पुट द वैल्यू ऑफ r, सो वी गेट द आंसर 22 मीटर। No, we will calculate the displacement. So displacement we calculate from this point to this point. Displacement, ये distance अगर आपका r है तो r और r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। Displacement is equal to 2r. Put the value of r which is 7, that is the 14 meter. So दो values आ गई हमारे पास, displacement 14 meter and जो distance है that is the 22 meter. So the right answer is option number D. Next question, in the following displacement time graph predict which one has the maximum uniform speed. तो देखो, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, उसमें अगर आपके पास जितनी ज़्यादा स्टीप स्लोप होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास स्पीड क्या रहेगी, हायर रहेगी। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो एक आपको दे रखा है मैन, ट्रेन, कार और बाइक। तो अगर आप देखो तो बाइक का जो ग्राफ में लाइन है वो विधि बिल्कुल स्ट्रेट है। चारों लाइंस में से देखो तो सबसे ज़्यादा जो स्टीप स्लोप है वो है इसकी, ट्रेन की। सो जो आपको राइट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। ट्रेन में जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड, यहाँ पर आपके पास थर्ड आएगा, थर्ड सेकेंड, यहाँ पर एंड नहीं है। तो फोर्थ और थर्ड सेकेंड में आपके पास जो बॉडी है, एक बॉडी है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ सेकंड पे और थर्ड सेकंड के ऊपर जो है वो आपके पास कितना जो है वो रेट रहेगा, डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल करा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस वो है ये, s इज इक्वल टू यू प्लस जी अपॉन 2n-1। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 0 और हमें क्या स्टेज 3 से जाना है स्टेज 4 पे। तो फर्स्टली n की वैल्यू 3, पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको g ही रहने दीजिए। यहाँ पर 2 इंटू, ये 2.3 नहीं है, ये 2 मल्टीप्लाई 3 है, -1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 एंड यहाँ 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5g अपॉन 2। अब नेक्स्ट जो उस पर है जा रहा है वो S4 है। S4 में इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, g अपॉन 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7g अपॉन 2। अब क्वेश्चन में बोला यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो। सो रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, S4 को S3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशो है वो 7:5 जो है वो बच जाएगी। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7:5। फोर्थ क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज फॉलोड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड इज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉलो करता है इसमें है आपके पास मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट, इफ एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मास अपॉन टाइम। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको ये बोला गया कि एक x है कोई वैल्यू, वो इक्वल है वेलोसिटी के इनटू मास अपॉन टाइम के इक्वल है। तो आपको बताना है कि ये x क्वांटिटी है क्या। अगर आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सलरेशन होता है और मास को ऐसे रहने देते हैं, और मास इनटू एक्सलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, दैट इज x क्या है यहाँ पर, फोर्स है। सो ऑप्शन नंबर ए, फोर्स इज द राइट आंसर।
अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए और कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैक body of mass 2 kg moving with velocity 10 mg horizontal surface, the coefficient of friction, the distance traveled by the block before coming to the rest। सो यहाँ पर आपको एक बॉडी दे रखी है, ठीक है, जिसका मास कितना है 2 kg है, और उसके बाद आपको और क्या दे रखा है कि वो वेलोसिटी उसकी 10 जो है वो 10 है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.4 है। आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है ब्लॉक, कि अगर ब्लॉक जो है यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में वो चलता है 10 की स्पीड से, और जो फ्रिक्शन है सरफेस के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो जब वो रेस्ट में आता है तो उस रेस्ट के आने से लेकर और जब वो उसने स्टार्ट किया था मोशन, तो वो डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। फर्स्टली द रिलेशनशिप, दो फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जहाँ पर जो म्यू है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स। अब जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स जो आपके पास रहती है वो इज इक्वल टू होता है एम ए। हमने ये रिलेशन पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट इस केस में आप एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन में गिवन है मास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये हमें वैल्यू पता होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, 7.84 न्यूटन। अब इसका सेकंड स्टेप, क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से एन ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ए को रखेंगे एक तरफ और एम को ले जाएंगे एफ के नीचे। यहाँ पे एफ जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है एफ। वैल्यू अभी हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाली ऊपर 7.84, पुट द वैल्यू 7.84 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.92 मीटर सेकेंड स्क्वायर। मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हमें अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, 0 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल, सॉरी, इनिशियल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल इज 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब जो आपके पास स्पीड है वो कम होती जा रही है, अगर कम होती जा रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन घटेगी। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल आपके पास फाइनल आपके पास वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 10 है, देन 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस 3.92 एस, हमें ये एस ही कैलकुलेट करना है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.84। अब क्या करना है कि s को एक तरफ रहने देंगे और 100 को उस तरफ ले जाएंगे एंड डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये कुछ आंसर आएगा 12.75 के अप्रॉक्सीमेट। आपका जो आंसर सही है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, 12.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पूछा क्या गया। एरिया को आप छोड़ दीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होता है, ये सिंपल सी बात है, किसका फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपका एरिया क्या बताएगा, वर्क बताएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ चाइल्ड पुशेस अ टॉय कार विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। द पावर एक्सर्टेड बाय अ चाइल्ड इन डिस्प्लेसिंग द कार बाय 2 मीटर इन द 50 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को एक बच्चा क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। अब वो उसको धक्का दे रहा है कितनी न्यूटन की फोर्स के साथ, 50 न्यूटन के साथ। कुछ टाइम के बाद जो है वो ब्लॉक यहाँ पर पहुँच जाता है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितना पावर जो है वो यूज़ हुआ है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो गिवन है फोर्स का वैल्यू है 50, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज द 2, 50 into 2 that is the 100 joule. Now the time is given which is 50 seconds. Power is equal to W upon T. W upon T that is work upon time. Work है आपके पास 100 and 50 is time. So यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा that is the 2 watt. जो पावर है वो कितनी रहेगी, 2 watt रहेगी। Right answer is option number A, 2 watt. If the momentum of a body is increased by 50%, then percentage increase in kinetic energy of the body will be, यहाँ पर percentage आएगा। So
एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके साथ ही अगर आप मोमेंटम के साथ इसका रिलेशनशिप देखो तो ये रहता है पी स्क्वायर अपॉन 2/1। अब इस रिलेशनशिप से क्या हमने फाइंड आउट किया कि काइनेटिक एनर्जी है जो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रही है, पी स्क्वायर। मान लेते हैं जो फर्स्ट मोमेंटम है P1, स्टार्टिंग में वो कितना है P। अच्छा, अब 50% उस मोमेंटम में इंक्रीज हो जाता है तो आपके पास मोमेंटम का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले जो मोमेंटम है उसका कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तब जब उसमें 50% इंक्रीज होता है। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज में क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25, और यहाँ पे क्या बचा है 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.25, एंड दिस इज इक्वल टू 1.25। यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, दिस इज द 125%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 125% जो है वो आपका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, द स्फेरिकल शेप ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू, देखो जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्फेरिकल शेप जो है वो क्यों होती है। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न क्या रहता है, सरफेस टेंशन। आपको पता है कि जो लिक्विड का सरफेस रहता है, जैसे आपके पास मान लो बकेट भी है, बकेट के अंदर पानी है, तो इस सरफेस के ऊपर जो टेंशन है, खिंचाव है एक तरीके का, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही हर तरफ से क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाती है, जो ड्रॉप होती है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टेंशन। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।